हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। कैसा करने लग रहे हैं, पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी। आर यू डूइंग गुड। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने ह्यूमन ब्रेन के बारे में पढ़ा था एंड आई एम होपिंग आपको वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज की जो क्लास है उसके अंदर हम स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ में स्पाइनल कॉर्ड से जो रिलेटेड हमारे सिस्टम है, जैसे हमारा सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम है, ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम है, उसको भी हम इकट्ठा पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि एक कंटिन्यूएशन सी जो है वो बनी रह जा सके। सो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं और हमारा आज का टॉपिक है स्पाइनल कॉर्ड। अब जो स्पाइनल कॉर्ड है, अगर मैं उसका डायग्राम आपको बनाना स्टार्ट करूं तो बात स्टार्ट होती है ब्रेन से। और ब्रेन के एज यूजुअल 3 पार्ट है। एक हमारा फोर ब्रेन है, एक हमारा मिड ब्रेन है और एक हमारा हाइंड ब्रेन है। तो ऊपर वाला फोर ब्रेन, लेट्स से ऊपर वाला फोर ब्रेन है, उसके नीचे मिड ब्रेन एंड फिर उसके बाद में हाइंड ब्रेन है। तो हाइंड ब्रेन के साथ में ही एक छोटा सा पार्ट आ जाता है जिसको हम कहते हैं मेडुला। इन अदर वर्ड हम इसको कह देते हैं मेडुला ओब्लंगेटा। तो जो ये मेडुला वाला पार्ट है, यहां से स्टार्ट होती है कॉर्ड। और जो ये कॉर्ड है ये हमारे सर्वाइकल रीजन के अंदर आकर के थोड़ी सी स्वेल हो रखी है एंड फिर दोबारा से इलोंगेट हो जाती है और फिर इसकी इलोंगेशन काफ़ी लंबी है। और जब इसकी इलोंगेशन एंड होती है तो एक कोन शेप के अंदर एंड होती है। एक कोन जो है ये बना देता है एंड वहाँ पर जो है ये एंड हो जाती है। हमारी इस टाइप की स्ट्रक्चर जो है वो पाई जाती है हमारे कहाँ, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। तो वर्टिब्रल कॉलम के ठीक बीच में एक स्पेस है, वर्टिब्रल फोरमैन, एंड उस फोरमैन के अंदर ये एक लंबी कॉर्ड है जिसको हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पर है, वर्टिब्रल कॉलम के ठीक अंदर प्रेजेंट है। और कहाँ से स्टार्ट होकर, जैसे वर्टिब्रल कॉलम के अंदर अगर हम देखें तो कई सारे वर्टिब्रा है, तो कहाँ से कहाँ तक कितने वर्टिब्रा तक है। तो जो स्पाइनल कॉर्ड है अगर हम उसके बारे में देखें तो पॉइंट नंबर 1 भाई, जो स्पाइनल कॉर्ड है वो स्टार्ट होती है कहाँ से, फ्रॉम मेडुला, और एंड होती है कहाँ पर, जो नंबर 2 है वहाँ पर आकर ये एंड हो जाती है। पॉइंट नंबर 1 एक क्लियर है। दूसरा भाई, जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके अंदर 2 स्वेलिंग है। एक तो स्वेलिंग ये रही, हम इसको कहते हैं सेरिब्रल सर्वाइकल स्वेलिंग, और एक हमारी है लंबर स्वेलिंग। अब ये 2 स्वेलिंग क्यों है यहाँ पर, 2 स्वेलिंग इस वजह से है बिकॉज इस जगह पर काफ़ी ज़्यादा नर्व्स जो है वो बाहर निकलती है, और जब नर्व्स बाहर निकलती है तो ये एरिया जो है काफ़ी ज़्यादा स्वेलअप जो है वो हो जाता है। जनरली हमारा जो थोरेकिक पार्ट है, थोरेकिक के T1 तक है और सर्वाइकल के T4 पे ये स्टार्ट हो जाता है। एंड उसी तरीके से तो ये स्टार्ट हो जाता है यहाँ पर L1 से स्टार्ट हो जाता है। तो स्पाइनल कॉर्ड के बारे में हमें क्या पता चलता है कि ये मेडुला से लेकर नंबर 2 तक जो है वो प्रेजेंट है। दूसरा, यहाँ पर जो है 2 स्वेलिंग जो है वो पाई जाती है। प्रेजेंट कहाँ पर है, प्रेजेंट इन दी वर्टिब्रल कॉलम। तो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो है ये प्रेजेंट होती है। और अगर वर्टिब्रल कॉलम के अंदर प्रेजेंट है तो जैसे कि हमारा जो ब्रेन स्कल के अंदर सराउंडेड था 3 मेनिंजेस के द्वारा, तो हमारी जो ये वर्टिब्रल कॉलम है ये भी सराउंडेड होती है उन्हीं 3 ही मेनिंजेस से। तो प्रेजेंट इन वर्टिब्रल कॉलम, इन वर्टिब्रल फोरामेन, it is covered by 3
मेनेंजीज। 3 मेनेंजीज कौन कौन सी है? डैप से मैंने कहा था, आप याद कर सकते हैं। डी से ड्यूरा मैटर, ए से अरकनोइड मैटर, और पी से पिया मैटर। तो 3 टाइप के मैटर जो है इसके अंदर जो है पाए जाते हैं। जैसे अरकनोइड मैटर के अंदर CSF प्रेजेंट होता है, तो इसके अंदर भी वही CSF है। काम क्या है? वही प्रोटेक्शन का ही काम है, ठीक है। जिस तरीके से ब्रेन के अंदर फंक्शन होता था उसी तरीके से यहाँ पर इसका फंक्शन होता है। तो जिस तरीके से ब्रेन के अंदर प्रोटेक्शन थी उसी तरीके से यहाँ पर भी उसी तरीके की प्रोटेक्शन होती है। साथ में यहाँ पर एपिड्यूरल स्पेस और एडिशनली प्रेजेंट होता है ताकि स्पाइनल कॉर्ड जो है वो और ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहे। क्योंकि ये बात सिंपल सी, हमारा ब्रेन तो बिल्कुल ऊपर प्रेजेंट है, एंड ब्रेन के नीचे अगर देखें तो बॉडी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। तो इतनी बड़ी बॉडी को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, किस तरीके से वहाँ पर जो सिग्नल जो है वो सेंड किया जाए, इसकी वजह से ही हमारा जो मेडुला है वहाँ से एक कॉर्ड निकलती है जिसको हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अगर हम इसका एंड वाला पार्ट देखें तो एक कैप के जैसा दिखाई देता है, तो इसको हम बोल देते हैं कोनस मेडुलरिस। यहाँ पर एक कनेक्टिव टिश्यू की लंबी सीथ है जो नीचे तक जाती है, क्योंकि नंबर 2 तक ये है हमारी तो स्पाइनल कॉर्ड, तो नीचे तक जो है एक अलग से कनेक्टिव टिश्यू की सीथ जाती है। जो कनेक्टिव टिश्यू की सीथ जाती है हम उसको अलग से बोल देते हैं फिलम टर्मिनेल। इसके अलावा यहाँ पर कई सारी नर्व्स बाहर निकली हुई है, और जो ये काफ़ी सारी नर्व्स जो यहाँ पर बाहर निकली हुई है, ये ऐसा लगता है जैसे घोड़े की पूंछ हो। इसी वजह से हम इसको कह देते हैं कोडा इक्वेना। तो कोडा इक्वेना का मतलब क्या है कि ये एंडिंग पॉइंट है जहाँ पर ढेर सारी नर्व जो है वो निकलने लग रही है। आई होप यहाँ तक जो है आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि इसकी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर किस तरीके की बनी हुई है। तो एनाटॉमिकल समझते हैं हम। अगर हम स्पाइनल कॉर्ड को काटें, अगर हम इसको यहाँ से अगर काटते हैं तो हमें एक बटरफ्लाई के जैसा स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिलता है। तो लाइक यहाँ से ये पार्ट, ये पार्ट, थोड़ा सा एच टाइप में जो है ये दिखाई देता है हमारा पार्ट, एंड ये जो हमारा पार्ट यहाँ पर तो अगर हम वर्टिब्रल कॉलम को अगर काट के देखते हैं तो हमें इस टाइप की स्ट्रक्चर जो है दिखाई देती है, एंड इसके हमने अलग अलग नाम जो है वो रखे हुए हैं डिपेंडिंग अपॉन कौन सी कैसी स्ट्रक्चर बनी हुई है। जो ये बाहर से उभार से हमें दिखाई देते हैं हम उनको हॉर्न बोलते हैं। जो आगे की तरफ हॉर्न है उसको हम कह देते हैं एंटीरियर हॉर्न। जो साइड पे है हम उसको कह देते हैं लेटरल हॉर्न, और जो ऊपर की तरफ है उसको हम कह देते हैं पोस्टीरियर हॉर्न। बीच में जो है उसको हम कह देते हैं सेंट्रल कैनाल। ये जो एरिया है ये ग्रे है, तो ये हमारा ग्रे मैटर है, और यहाँ साइड पे जो है
वाइट मैटर जो है प्रेजेंट है। वैसे अगर ब्रेन के अंदर देखें तो ब्रेन में ठीक अपोजिट था। जैसे अगर आप ब्रेन का देखें तो ब्रेन के सेंटर के अंदर तो वाइट मैटर प्रेजेंट है और पेरिफेरी के अंदर जो है ग्रे मैटर जो है प्रेजेंट है, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जस्ट इसके अपोजिट होता है। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम देखें तो ये अंदर की तरफ गया हुआ है, तो इसको बोलते हैं हम फिशर। फिशर जो डिवाइड किए हुए हैं, ठीक है। फिशर ठीक बीच में है तो मीडियन हो गया, मीडियन, MEDIAN, मीडियन। और ये आगे की तरफ है तो एंटीरियर, या फिर हम इसको वेंट्रल जो है वो भी बोल देते हैं। पीछे की तरफ देखें तो ये एक डिप्रेशन सी काफ़ी नीचे तक गई हुई है, तो हम इसको कह देते हैं सल्कस। बीच में है तो मीडियन, ठीक है। एंड पीछे की तरफ है तो पोस्टीरियर, पोस्टीरियर मीडियन सल्कस, ठीक है। पोस्टीरियर मीडियन सल्कस, एंटीरियर मीडियन फिशर, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर कई सारे बंडल्स जो है वो प्रेजेंट है, जिसको हम फेसिकुले जो है वो बोलते हैं। अगर हम यहाँ से देखें तो ऊपर वाला जो एंड है वो है डोर्सल। डोर्सल का मतलब क्या है? पीछे वाला पार्ट। एक है आगे वाला जिसको हम बोलते हैं वेंट्रल। तो यहाँ से जो नर्व निकलती है हम उसको कह देते हैं डोर्सल रूट, तो इसको हम बोल देते हैं डोर्सल रूट। और नीचे वाली जो है उसको हम बोल देते हैं वेंट्रल, वेंट्रल रूट। तो डोर्सल रूट हो गया और वेंट्रल रूट होगा। डेव से याद रखिए, DAVE। डेव का मतलब क्या है? D से डोर्सल, A से एफरेंट, V से वेंट्रल एंड E से इफ्रंट। इफ्रंट यानी एग्जिट, एग्जिट यानी जो यहाँ से न्यूरॉन बाहर निकलने लग रहे हैं, यानी सिग्नल को बाहर लेके जाने लग रहे हैं, यानी कि ये मोटर टाइप के न्यूरॉन जो है वो कैरी करते हैं। तो यहाँ से जो भी न्यूरॉन बाहर निकलेंगे तो उनका नेचर कैसा होगा? मोटर के जैसा होगा। एंड यहाँ से जो निकलेंगे वो कैसे होंगे? सेंसरी होंगे, ठीक है। तो यहाँ के हो गए कैसे? सेंसरी न्यूरॉन हो गए। और यहाँ के कैसे हो गए? मोटर न्यूरॉन हो गए। तो दोनों तो आपस में आगे चल के जो है वो फ्यूज़ होने लग रहे हैं, मिलने लग रहे हैं। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि यहाँ पर जो नर्व बनेगी हम उसको क्या कहेंगे? मिक्स्ड नर्व कहेंगे। तो मिक्स्ड नर्व का मतलब क्या है? जो सेंसरी और मोटर दोनों तरीके का एक्शन करते हैं, तो उसको हम बोल देते हैं कि वो मिक्स्ड नर्व है। फिर उसके बाद कुछ पार्ट जो है वो एंटीरियर जाता है और कुछ जो है पोस्टीरियर की तरफ जाता है। जो पोस्टीरियर की तरफ जाता है वो मसल के अंदर इनर्वेट होता है, स्किन के अंदर इनर्वेट होता है और वहाँ पर रेगुलेशन करता है। जबकि जो एंटीरियर पार्ट पे जाता है वो लेटरल वाले पार्ट पे जाता है, जो आगे का पार्ट है वहाँ पर जो है अपना एक्शन जो है वो करता है। सो आई थिंक यहाँ तक आपको ये क्लियर हो गया होगा। कोई अगर डाउट है यहाँ तक तो वो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैं उसका जवाब जो है दूंगा आपको। नेक्स्ट करते हैं आगे। इसी से रिलेटेड जो है कुछ और सिस्टम जो है वो भी डेवलप हुए हैं। अच्छा, एक और बात, यहाँ पर अलग से जो हमारा डोर्सल रूट है वहाँ पर एक अलग से न्यूरॉन जो है वो पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं सूडो यूनिपोलर। सूडो यूनिपोलर कैसा था? जिसकी एक ब्रांच निकलती है एंड फिर उसके बाद दो अलग अलग ब्रांचेस के अंदर डिवाइडेड हो जाता है, उसको हम बोलते हैं सूडो यूनिपोलर। ठीक है जी, यहाँ तक पार्ट खत्म हो गया अपना। अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम स्पाइनल कॉर्ड को देखें तो स्पाइनल कॉर्ड के साथ में कुछ अलग से सिस्टम जो है वो और जुड़े हुए हैं, जिनको हम बोलते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। जैसे कि नाम से क्लियर है, ऑटोनोमिक, ऑटोनोमिक यानी कि सेल्फ गवर्नड, यानी कि ऐसा सिस्टम है जो अपने आप काम करता है, उसके ऊपर हमारा कोई भी जो है कंट्रोल जो है वो नहीं होता। तो अगर हम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की अगर बात करें, अगर हम बात करें ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की, तो ये सिस्टम दो टाइप के हैं भाई। एक टाइप कैसा है जिसको हम बोलते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और एक को हम बोलते हैं पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक दो अलग से सिस्टम जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। जैसे आपने 10th क्लास के अंदर पढ़ा था कि अगर कोई कुत्ता पीछे भाग जाता है तो फिर हम जो है
अपनी जान को बचाने के लिए और ज़्यादा तेज़ जो है भागते हैं, उससे दूर जो है वो ज़्यादा होते हैं। कारण क्या है, उस टाइम पे एड्रेनलिन जो है वो सिक्रेट होता है। तो उस टाइम पे जो सिक्रेशन हुआ था वो ऑटोनोमिक हुआ था, और ऑटोनोमिक पर्टिकुलरली किस वजह से, सिंपैथेटिक। ठीक है, अगर हम जब हम खाना खा लेते हैं तो उसके बाद हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी अलग अलग एक्टिविटी होती है वो सभी किससे, पैरासिम्पैथेटिक के द्वारा जो है रेगुलेट होती है। तो सिंपैथेटिक को हम पढ़ते हैं और समझते हैं किसके द्वारा, रेस्ट एंड डाइजेस्ट। तो जब भी आप खाना खाते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, डाइजेस्टिव जूसेस जो है वो सीक्रेट होते हैं। तो किस वजह से होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा होते हैं। जो मोटिलिटी है आपकी स्पाइनल कॉर्ड की, जो आपकी एलिमेंट्री कैनाल है उसके अंदर, तो वो बढ़ती है। तो उससे क्या होगा, डाइजेशन जो है वो और अच्छा होगा। आपके मसल जो है वो रिलैक्स हो जाएंगे उस टाइम के अंदर। आपके जो प्यूपिल जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट जो है वो हो जाएंगे, उनके डायलेशन की अभी ज़रूरत नहीं है। हार्ट बीट जो है वो अभी स्लो डाउन जो है हो जाएगी। तो वो सारा काम किसके द्वारा होने लग रहा है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा होने लग रहा है। लेकिन अगर इमरजेंसी वाली सिचुएशन आए, एंड उस इमरजेंसी की सिचुएशन के अंदर अगर आपको अपनी जान बचानी है, तो उस टाइम पे क्या होता है, हार्ट बीट जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ानी होती है। आपकी सांसें जो है काफ़ी ज़्यादा तेज़ जो है वो चलनी चाहिए। रेस्पिरेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है बढ़ना चाहिए। आपके अंदर जो डाइजेशन वाली चीज़ें हैं वो सारी स्लो डाउन जो है हो जानी चाहिए। आपकी जो डाइजेस्टिव जूसेज है वो सीक्रेट नहीं होने चाहिए। तो उन सब का इनहिबिशन कौन करता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो अलग अलग सिचुएशन के अंदर दो अलग अलग टाइप के सिस्टम जो है वो इन्वॉल्व है, एंड वो सारे किससे रिलेटेड है, वो स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड है। वो किस तरीके से रिलेटेड है उसको हम पढ़ते हैं। तो अगर हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को अगर हम देखें, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर हमारे 3 कंपोनेंट आते हैं। पहला कंपोनेंट एक ट्रंक है, जिसको हम कहते हैं सिंपैथेटिक ट्रंक। तो एक ट्रंक है जिसका नाम क्या है, सिंपैथेटिक ट्रंक। और इस ट्रंक के अंदर 21 गैंग्लिया जो है वो पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, 21 गैंग्लिया। 3 सर्वाइकल रीजन के अंदर, 12 थोरोकिक रीजन के अंदर, 5 जो है हमारे लंबर वाले रीजन के अंदर, और 1 जो है वो हमारे सैक्रल रीजन के अंदर पाया जाता है। तो 12 और 5 17, 17 और 3 20, 20 और 1 21। तो गैंग्लिया कितने पाए जाते हैं, 21। तो हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके एक तो जो थोरेकिक वाला पार्ट है हमारा, यहाँ से जो थोरेकिक वाला पार्ट है, और एक लंबर वाला पार्ट है। जो थोरेकिक वाला पार्ट है एंड जो लंबर वाला पार्ट है। लंबर भी कितने, 1 2 और 3, थर्ड लंबर तक लंबर वाला पार्ट है। तो यहाँ से नर्व्स निकलती हैं, और वो नर्व कहाँ पर जाती हैं, वो नर्व जाती है सिंपैथेटिक ट्रंक के अंदर। ठीक है, तो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक पार्ट हो गया, वो कौन सा, हमारा जो सिंपैथेटिक ट्रंक जो है वो हो गया। अब सिंपैथेटिक ट्रंक के अंदर जब ये नर्व आती हैं, तो नर्व 3 तरीके से बाहर निकल सकती है। वैसे 4 भी हो सकता है, बट मेनली 3 है। एक तो तरीका क्या है, ये इस गैंग्लिया के अंदर जाए एंड फिर इस गैंग्लिया के अंदर एक्सटेंड हो जाए, और एक्सटेंड होने के बाद में फिर यहाँ से नर्व अलग से निकले, और जो नर्व अलग से निकले फिर वो किसी न किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गन के पास जाए। ठीक है जी, एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका कि एक नर्व आई यहाँ पे एंड वो एक्सटेंड नहीं हुई, यहाँ से डायरेक्ट चली, और डायरेक्ट चलने के बाद में कोई और गैंग्लिया जो है, गैंग्लिया का मतलब क्या है, एक जंक्शन, वहाँ मिली, और वहाँ मिलने के बाद फिर किसी न किसी ऑर्गन के पास जो है ये चली गई। ठीक है, एक तीसरा तरीका और हो सकता है कि ये किसी भी गैंग्लिया के अंदर नहीं गई, और गैंग्लिया इसने यहाँ पर भी नहीं बनाया, तो कोई भी गैंग्लिया नहीं बनाया, डायरेक्टली ये कहाँ पर चली गई, किसी एक ऑर्गन के पास चली गई। ठीक है जी।
तो तीन अलग अलग तरीके हो सकते हैं। चौथा भी क्या हो सकता है कि ये यहाँ पर गैंग्लिया ना बनाए, यहाँ पर एक बना दिया था, डायरेक्टली ऑर्गन के पास अगर चली जाती है तो तीन तरीके से जो है ये जा सकती है। ठीक है, इतना क्लियर है। तो ये जो हमारा न्यूरॉन है हम इसको कहते हैं प्री गैंग्लियोनिक फाइबर। फाइबर का मतलब न्यूरॉन या फिर नर्व से है। तो गैंग्लिया, ये गैंग्लिया है, गैंग्लिया से पहले जो न्यूरॉन आता है तो प्री। ठीक है, प्री किससे प्री? गैंग्लिया से प्री। तो इसी वजह से प्री गैंग्लियोनिक फाइबर जो है वो हो गया। गैंग्लिया के बाद में जो होगा उसको हम क्या कहेंगे? पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर। तो एक प्री गैंग्लियोनिक यानी गैंग्लिया से पहले और एक पोस्ट गैंग्लियोनिक यानी कि गैंग्लिया के बाद में। तो एक पहले एक बाद में, दो अलग अलग फाइबर नर्व के जो है वो हो जाते हैं। एंड यहाँ पर अगर हम देखें तो जो स्पाइनल कॉर्ड से यहाँ तक गई है यानी कि जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर है वो यहाँ पर सिक्रीट करती है एक न्यूरोट्रांसमीटर जिसका नाम है एसिटाइलकोलिन। एंड जब किसी एक ऑर्गन के पास ये नर्व जाती है तो इस नर्व के ऊपर ये सिक्रीट करती है तीन अलग अलग टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर। क्योंकि न्यूरॉन है तो क्या सिक्रीट करेगा? न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट करेगा। तो वो हो सकता है एपिनेफ्रिन, नोर एपिनेफ्रिन, या फिर हो सकता है डोपामिन। बट लार्जली अराउंड 80% जो सिक्रीट होता है वो क्या होता है? एपिनेफ्रिन। और एपिनेफ्रिन का जब सिक्रीशन किसी ऑर्गन के ऊपर होता है तो डिपेंड अपॉन वो ऑर्गन कैसा है, वो फाइट एंड फ्लाइट के हिसाब से उसका जो है रिएक्शन होता है। जैसे अगर मसल के ऊपर एपिनेफ्रिन अगर सिक्रीट हुआ है तो कॉन्ट्रैक्ट होनी जो है वो स्टार्ट होने लग जाएगी, वहाँ पर जो है ग्लाइकोलाइसिस या फिर रेस्पिरेशन जो है वो बढ़ जाएगी जिसकी वजह से एनर्जी जो है ज़्यादा आएगी। स्वेटिंग के ऊपर अगर किसी ऑर्गन का आया है तो वहाँ पर स्वेटिंग जो है बढ़ जाएगी, क्योंकि जब भी लड़ते हैं तो पसीने ज़्यादा आते हैं ना, वो किस वजह से? बिकॉज ऑफ दी एड्रिनल जो हार्मोन आया है, यानी जो एड्रिनल हार्मोन के अलग अलग टाइप यानी कि एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन की वजह से होता है। ठीक है, कुछ ऐसी नर्व फाइबर हैं जो डायरेक्टली यहाँ से चलते हैं एंड डायरेक्टली ऑर्गन पे जाते हैं, वहाँ पर कोई भी गैंग्लिया जो है वो मिलता नहीं है। तो अगर कोई गैंग्लिया वहाँ पर नहीं मिलता है तो ऐसा कौन सा ऑर्गन है? ऐसा ऑर्गन है हमारा एड्रिनल ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड। और एड्रिनल ग्लैंड के पास में जब ये आती हैं तो हम इसको कह देते हैं सिंपैथेटिको एड्रिनल सिस्टम। क्योंकि जो एड्रिनल ग्लैंड है उसके ऊपर डायरेक्टली नर्व आई हुई है, और वो भी कौन सी है? हमारी प्री गैंग्लियोनिक नर्व जो है वो आई हुई है। तो चूंकि वहाँ पर आकर के ये अपना काम करने लग रही है तो इसी वजह से हमने जो सिस्टम वहाँ पर बताया है वो कैसे बताया है? सिंपैथेटिको एड्रिनल सिस्टम जो है वो बताया है। ठीक है, तो इसी वजह से जो एड्रिनल हार्मोन है वो हार्मोन भी है एंड वो एक न्यूरोट्रांसमीटर भी है, क्योंकि वो दोनों तरीके से एक्ट जो है वो करता है। गैंग्लिया की अगर देखें तो गैंग्लिया भी तीन अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। एक कोइलिक हो सकता है, कोइलिक। दूसरा एक सुपीरियर मेजेंट्रिक हो सकता है, और एक इन्फीरियर मेजेंट्रिक जो है वो हो सकता है। ठीक है, तो तीन कंपोनेंट कौन कौन से थे भाई? एक था हमारा सिंपैथेटिक ट्रंक, दूसरा हमारा था क्या? प्री गैंग्लियोनिक फाइबर, और तीसरा हमारा था क्या? पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर। ठीक है, तो तीन अलग अलग फाइबर जो है वो हो गए। तो ये चीज़ इसके अंदर जो है आ जाती है। चूँकि ये एड्रिनल हार्मोन नॉर्मली जो है सिक्रीट करते हैं, इसी वजह से हम इसको एड्रिनर्जिक सिस्टम जो है वो भी कहते हैं। एंड क्योंकि जो नर्व निकलती है वो थोरेकिक एंड लंबर से ही निकलते, तो इसी वजह से हम इसको थोरेको लंबर सिस्टम जो है वो भी अलग से कह देते हैं। ये बात ध्यान रहे, जो एड्रिनल सिक्रीट होता है वो केवल उस एरिया पे सिक्रीट होता है जहाँ पर ऑर्गन होता है, नहीं तो उससे पहले जितने भी
गैंग्लिया बनते हैं वहाँ पर क्या सिक्रेट होता है, एसिटल कोलिन। याद रहेगा इतना। अब हम दूसरा सिस्टम पढ़ते हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की। तो हमारा जो फोर ब्रेन है, मिड ब्रेन है, वहाँ से कुछ नर्व जो है वो बाहर निकलती हैं। एक तीसरे नंबर की नर्व जो है वो बाहर निकलती है, आपको याद रखना है, थर्ड, सेवंथ, नाइन्थ और 10th। 3 क्रेनियल नर्व है। तीन क्रेनियल नर्व जो है वो बाहर निकलती है हमारे सीएनएस से, ठीक है। और ये यहाँ से बाहर निकल के कहाँ पर जाएंगी, किसी ना किसी गैंग्लिया के पास जाएंगी। लेकिन जो गैंग्लिया होगा वो गैंग्लिया बिल्कुल ऑर्गन के पास में होगा, और उस ऑर्गन के ऊपर ये सिक्रेट करेगी क्या, एसिटल कोलिन। और यहाँ पर ये क्या सिक्रेट करेंगे, ये भी क्या, एसिटल कोलिन। तो अगर हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर देखें तो क्या क्या पार्ट हो गया, गैंग्लिया से पहले वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्या होगा भाई, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर होगा। ये हमारा पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर होगा, और ये हमारा पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया होगा। तो कितने पार्ट हो गए, 3 पार्ट हो गए, प्री पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया और तीसरा पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर। तो इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के अंदर? अगर हम कंपोनेंट वाइज देखें तो सिंपैथेटिक ट्रंक इसके अंदर नहीं है। अच्छा, एक और चीज़, 3 नर्व तो यहाँ से निकलती है, फिर जो नीचे वाला रीजन है उसका जो सैक्रल रीजन है, सैक्रल 2 से सैक्रल 4, सैक्रल 2 से सैक्रल 4 जो नर्व निकलती हैं वो नर्व भी यहाँ पर गैंग्लिया बनाती हैं, और जो गैंग्लिया बनता है वो किसी ना किसी ऑर्गन के पास में बनता है, और फिर ये यहाँ पर सिक्रेट कर देंगी क्या, एसिटल कोलिन। तो क्या यहाँ थोरेकिक लंबर से कोई नर्व निकलती है इस सिस्टम के अंदर? नहीं, यहाँ पर कोई नहीं निकलता। तो अगर हम डिफरेंस वाइज देखें तो क्या क्या डिफरेंस हो सकता है, ये क्रेनोसैक्रल सिस्टम है, क्रेनियल नर्व कुछ निकलती है, क्रेनियल यानी कि ब्रेन से 3 नर्व जो है वो निकलती है, एक 30वें नंबर की, एक 7वें नंबर की, एक 8वें नंबर, एक 9वें नंबर की और एक 10वें नंबर की। और जो सैक्रल 2 से 4 जो है वहाँ से नर्व जो है निकलती है। इन्हीं नर्व को हम बोलते हैं कि ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की नर्व है। ऑब्वियसली हम इसको क्या कहेंगे, जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर जो है वो कहेंगे, ठीक है। तो ये क्रेनोसैक्रल है। हमारा जो सिंपैथेटिक था वो कैसा था, थोरेको लंबर सिस्टम था, ठीक है, एक डिफरेंस हो गया। दूसरा, उसके यहाँ पर एक ट्रंक थी, ठीक है, जिसको हम सिंपैथेटिक ट्रंक बोलते हैं, इसके अंदर तो वो ट्रंक है ही नहीं, ठीक है, दूसरा डिफरेंस हो गया। तीसरा भी, इसके एंड के अंदर सिक्रेट होते हैं क्या, एसिटल कोलिन, यहाँ पर भी हर जगह एसिटल कोलिन जो है वो सिक्रेट होता है, तीसरा डिफरेंस हो गया। चौथा, इसके जो गैंग्लिया बनते हैं वो गैंग्लिया नॉर्मली ऑर्गन के पास में बनते हैं, उसके कहाँ बनते हैं, ऑर्गन से दूर जो है वो बनते हैं, ठीक है, इतना हो गया। कुछ इसके अंदर एक्सेप्शन है, जैसे कि स्वेट ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड के अंदर भले ही सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का फाइबर जो है हो गया है, लेकिन वो सिक्रेट क्या करेगा, एसिटिल कोलिन जो है वही सिक्रेट करेगा। एंड मोड ऑफ एक्शन तो अलग अलग है ही भाई। अगर आप इन दोनों के अगर डिफरेंस देखो तो डिफरेंस इनके हम अलग अलग देख सकते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखें तो हार्ट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हार्ट को एक्सेलरेट कर देता है, आर्टरी जो है उसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, पेरिस्टाल्सिस को स्लो डाउन कर देता है, सिलेवरी ग्लैंड का सिक्रीशन बंद कर देता है, गल ब्लैडर को रिलैक्स कर देता है, और बहुत सारे फंक्शन हैं। एंड अगर हम पैरासिम्पैथेटिक को अगर हम देखें तो हार्ट बीट जो है वो स्लो डाउन कर देता है, तो ठीक अपोजिट काम करने लग रहा है।
जो आर्टरीज जो है उसको डायलेट कर देता है, तो ये भी अपोजिट फंक्शन करने लग रहा है। स्पीड जो है स्लो डाउन कर देता है पेरिस्टालसिस की, तो ये भी अपोजिट काम करने लग रहा है। एंड सलाइवरी ग्लैंड या फिर दूसरे डाइजेस्टिव जूसेस जो होते हैं उनका सिक्रेशन भी जो है ये बढ़ा देता है। तो ये जस्ट एक दूसरे के अपोजिट जो है काम करने लग रहे हैं। सो अगर हम यहाँ पर देखें तो दो हमारे अलग अलग सिस्टम जो है वो देखने को मिलते हैं, एंड दोनों एक दूसरे से काफ़ी अपोजिट जो है काम करने लग रहे हैं। तो आज के लिए हम केवल इतना ही काम करते हैं, ठीक है। अगर आपके कोई डाउट है तो वो डाउट जो है कमेंट करें या फिर मेरे पास मैसेज करें, एंड आई विल रिप्लाई इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।